तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नई सीरीज। तो ज्यादा हम बर्बाद नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदे को खड़े होते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने बारे में बताता है और कहने लगता है कि मेरा नाम चैन कुइरान है और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आज मेरा कैटास्ट्रोफ आ गया है। और वो कैटास्ट्रोफ किसी और नहीं बल्कि मैं हेवनली रिवॉल्यूशन है। और चिल्लाते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि चलो देखते हैं क्या आखिरकार तुम मुझे हरा पाती हो कि नहीं हरा पाते हो। और इसकी कल्टीवेशन लेवल की बात करें तो इसका कल्टीवेशन लेवल महायाना पीरियड है। तभी आसमान में से बहुत ज्यादा तेज बिजली कड़कने लगती है और सीधे जाकर हमारे इस सीरीज के एमसी के ऊपर गिरते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से उस बिजली से बच जाता है एक शील्ड बनाकर। और तभी पीछे से किसी की आवाज आती है कि तुम्हारा जो बिजली का झटका लगा है वो 220 वोल्ट का है और चैन कुइरान ने अपने रिवॉल्यूशन टेस्ट को पास कर लिया है। और इतना सा कहने के बाद एक बंदे के पास अपने एक कार्ड लेने के लिए आ जाता है और वो अनाउंस कर देता है कि अब नेक्स्ट बंदा यहाँ पर अपने रिवॉल्यूशन को क्रॉस करने के लिए आ सकता है। और वो अपना कार्ड लेकर उसका धन्यवाद कहने लगता है और तभी इसी कार्ड में इसकी डिटेल्स दिखाई जाती हैं जहाँ पर इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो महायाना पीरियड है। और हमें इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता है और बताता है कि जिस वर्ल्ड में मैं रहता हूँ वहाँ पर सभी के सभी लोग कल्टीवेट करना जानते हैं और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी ज्यादा अबंडेंट है। तो इस वर्ल्ड में इतने ज्यादा कल्टीवेशन के स्कूल खुल चुके हैं कम से कम हजारों साल पहले और तब से ये स्कूल चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन भले ही कितने भी पावरफुल यहाँ पर स्कूल खुल चुके हैं 1000 साल की पहले की बात है, लेकिन प्रेजेंट के समय में ये सब हमारे किसी भी काम की चीज नहीं है क्योंकि अच्छा समय ज्यादा दिन तक रहता नहीं है। कम से कम कुछ डिकेड पहले की बात करें तब से हमारे इस वर्ल्ड का जो ऑरा है वो अचानक से बहुत कम होने लगा है बहुत ज्यादा तेजी से। और जो हाई लेवल के कल्टीवेशन के इतने भी लोग थे वो यहाँ पर आकर यूजलेस बन चुके हैं और उन्हें ऑर्डिनरी लेबर करना पड़ता है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। और एक समय पर इस वर्ल्ड में जो हमारा ग्लोरियस ईयर्स हुआ करते थे यहाँ पर कल्टीवेट करने के बाद लोग इमोर्टल बना करते थे वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। तभी एक न्यूज रिपोर्टर कहने लगते हैं कि आज की ताजा खबर जो ऑरा कंसंट्रेशन हमारे इस वर्ल्ड का वो 0% तक पहुंच चुका है। तो जो कल्टीवेशन है और जो भी कल्टीवेटर है उनकी एबिलिटी है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अपनी सेफ्टी का और ट्रेवल का ध्यान दें। और बात करें न्यू मीटोराइट आने वाला है वो हमारे पृथ्वी से बिल्कुल पास में गुजरने वाला है, तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है आप सभी को। तभी हमारा एमसी जहाँ से गुजर रहा होता है वहीं एक बुड्ढा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे इस तरीके से फायर मत करो। तुम्हें पता है ना कि मैं एक सेज हुआ करता था और मैं एक सुप्रीम 9 रियलमी में बंदा और मेरी जो क्यू है वो बहुत ज्यादा। तभी एक बंदा अपने सॉफ्ट स्किल्स को बेचने लगता है और कहने लगता है कि पर्सनली ये मैन्युफैक्चर की गई है आइसक्रीम, वो भी आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल कर अगर आप इसे खरीदते हो तो आपको एक के बदले एक फ्री मिलेगा। यहाँ पर अगला बंदा कहने लगता है कि बहुत सारे मेरी एबिलिटीज को दोहराते देखो, मैं इलेक्ट्रिसिटी एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं हम अपने कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है उसको थोड़ा सा कम करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। और इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि अपना कल्टीवेशन ज्यादा होने के कारण और यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तभी एक बंदा कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी जो स्ट्रेंथ एबिलिटी है क्या वो तुम्हारे काम आ रही है, तो तुम इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी इतना स्लो क्यों हो, क्या तुम वाकई में ये काम नहीं करना चाहते। और ये सारी की सारी बातें सुनते हुए हमारा एमसी इमोशनल होते हुए वहां से निकलने लगता और मार्केट के सेंटर में खड़े होकर चारों तरफ देखता है और काफी उदास होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार इतना ज्यादा बोरिंग अनलॉफुल एरा कहाँ से जी रहा हूँ मैं इसमें। अगर काश ऐसा होता कि अगर ये एरा चेंज हो पाता तो ये कितना ज्यादा अच्छा होता मेरे लिए। और जब ऐसा होने में लगा हुआ होता है सोच रहा होता है तभी आसमान में से एक जोरदार लाइट चमकती है जिसको देखने के बाद एमसी काफी सरप्राइज होता है और कंफ्यूज होते हुए क्या लगता है कि आखिरकार यह क्या चीज है। तभी न्यूज रिपोर्टर से बताने लगती है कि सभी के सभी व्यूअर्स ध्यान दीजिए, हमने जो ऑब्जर्व किया है कि जो मीटियोराइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाला है, लेकिन सभी के सभी एक्सपर्ट्स की माने जाए तो ये जो मीटियोराइट है वो 10,000 में एक बार होता है और इसलिए आपको बिल्कुल भी जल्दी मतलब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन एमसी को इसकी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है और कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, अभी इसने ये नहीं कहा था कि जो मीटियोराइट है वो 10,000 सालों में 1000 मतलब एक बार होता है। और तब ये मीटियोराइट हमारे एमसी की तरफ बढ़ने लगता है और वो काफी देखने में भयानक भी लगने में लगा हुआ है। ये बात हमारे एमसी को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है कि चल क्या रहा है। और जब वो मीटियोराइट उसके ऊपर अगर गिरता है तो वो चिल्लाता है मदद के लिए और पता चलता है कि वो मीटियोराइट आकर सीधे आकर हमारे एमसी के सर पर जाकर टकरा जाता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपनी आंख को एक अजीब जगह कर पाता है और कहने लगता है आखिर क्या यह कौन सी जगह है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी न्यूज आने लगती है कि आज की जो बॉडी है आपकी वो ऑलरेडी 0.35 सेकंड पहले मारी जा चुकी है और आपके जस्ट आने से पहले तो आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो दोबारा से रिकवर किए जा रहे हैं, ऐसा उससे सिस्टम कहने में लगा हुआ है। जिसको देखकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है इधर उधर देखते हुए कि आखिरकार कौन चिल्लाने में लगा हुआ है। तभी सिस्टम उसे नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन पैनल दिखाते हैं उससे कहने लगता है कि जो सिस्टम है वो 10,000 रियलमी हेवनली डार्क सिस्टम है, जो कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड की स्पिरिचुअल पावर को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि यहाँ की जो स्पिरिचुअल पावर है वो क्रिटिकल पॉइंट से काफी ज्यादा कम हो चुकी है। इसके कारण जो सिस्टम है वो शट डाउन कर दिया गया था और यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ये सिस्टम। इसलिए इसके ओरिजिनल फिजिकल बॉडी को काफी ये धक्का लगा है और तुम्हारी फिजिकल बॉडी को ना ट्रांसफर करते हुए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी जो सोल है, उसे दूसरे वर्ल्ड में लाने में कामयाब रहा है और सबसे ज्यादा नजदीकी तुम्हारे स्मॉल वर्ल्ड में उसे भेज दिया गया है और इसी कारण से सिस्टम को थोड़ा बहुत कूल डाउन लग चुका है। जब इसको हमारा एमसी देखता है तो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है और कहने लगता है कि वाह ये तो काफी ज्यादा कूल लगने में लगा हुआ है। लेकिन अचानक से होश में आने के बाद चिल्लाते हुए कहने लगता है कि शिट, मैं भले ही महायाना पीरियड में हूँ लेकिन अभी तक मैंने कोई भी जॉब नहीं ढूंढी हुई है और मैं ऑलरेडी एक पत्थर के द्वारा मार दिया जा चुका हूँ। आखिरकार मैं इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तभी सिस्टम उसे पीछे से चिल्लाता है और कहने लगता है कि अगर तुम वाकई में सेफली सर्वाइव करना चाहते हो इस वर्ल्ड में तो तुम्हें इस वर्ल्ड का इन्वेडर बनना होगा, वर्ल्ड इन्वेडर, जहां पर तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में जाना होगा इन्वेड कर कर, क्योंकि अगर ये वापस से रिकवर होने में नाकामयाब रहे ये स्मॉल वर्ल्ड, ये तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और इसी तरीके से जो सिस्टम है उसे फोर्स कर दिया जाएगा कि वो स्टेप बाय स्टेप या तो अपने आप को रिकवर कर ले, रिस्टोर कर ले, या फिर पूरे के पूरे वर्ल्ड को रिबूट कर दे, जिससे कि सब कुछ मिट जाएगा। ये जानने के बाद एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जिस वर्ल्ड में मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर स्पेशल पावर मौजूद है। तो एमसी काफी तक खुश नजर आता है और उससे कहने लगता है कि तुमने वाकई में उन जैसे स्कम्बग्स की तरह मुझे समझ में रखा हुआ है, जो कि उन नोवेल्स की तरह जिस नोवेल्स में बताया जाता है कि वो किस तरीके से अपने वर्ल्ड में रिटर्न होना चाहते हैं और बहुत ज्यादा हार्ड जिंदगी जीना चाहते हैं। ऐसी तैसी बनाने गया मेरा ओरिजिनल वर्ल्ड। अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर अकेला ही ठीक हूँ, अब मुझे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या ये मेरे लिए काफी अच्छा नहीं होगा? फिर तभी सिस्टम उसे बीच में टोकते हुए उससे कहने लगता है, हेलो होस्ट, तुम्हें सच सच बता दूं तो तुम 3 दिन में वापस से अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में चले जाओगे। जिसके सुनने के बाद हमारा एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उसके सभी के सभी सपने धरे के धरे रह जाते हैं। तभी सिस्टम उसे बताने लगता है उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में और कहने लगता है कि सच सच बताऊं तो एंशिएंट टाइम्स में तुम्हारा जो ओरिजिनल वर्ल्ड है वो 100 and 1000 वर्ल्ड्स में, स्मॉल वर्ल्ड्स में जाकर बट गया था, जिसके कारण तुम्हारे ओरिजिनल वर्ल्ड की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सारी की सारी वहां से बिखर गई और गायब हो गई और निकल गई तुम्हारे ओरिजिनल वर्ल्ड से। और इस सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम्हें इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वापस से सिंक्रोनाइज करने में मेरी मदद करनी है, ताकि तुम्हारे वर्ल्ड की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे स्टेबलाइज किया जा सके और वापस से ठीक करने में तुम्हें इसकी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन यह एक बात बताना है कि 3 साल पहले जो सिस्टम है उसे एक ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा जिससे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि इसे मेंटेन करना काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है और स्पिरिचुअल एनर्जी का जो बैलेंस है वो बिगड़ने में लगा हुआ था, जिससे कि जो स्मॉल वर्ल्ड्स हैं वो धीरे धीरे करके तबाह होने में लगे और अगर इस परेशानी को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए मुझे यानी कि हेवनली डाउन सिस्टम को वर्ल्ड इन्वेडर्स की एबिलिटीज की जरूरत है, ताकि वो हमारे इस वर्ल्ड के फ्रेगमेंट्स को रिकवर करने में उसकी मदद कर सके और मेड वर्ल्ड में उसको कनेक्ट कर सके। लेकिन हमारे इस सिस्टम की जो रिमेनिंग पावर बची थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अपने लिए एक सुटेबल कैंडिडेट ढूंढ सके, तो इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था और इसलिए मैंने तुम्हें चुन लिया। और एक बार मैं और बता देना चाहती हूँ कि 3 दिनों बाद जो सिस्टम की एबिलिटी है वो पूरी तरीके से हैकदौश हो जाएगी, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। सीधे शब्द में तो बैटरी खत्म हो जाएगी और पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वहां पर डूम्सडे आ जाएगा और उसी समय पर तुम्हारी मौत भी आ जाएगी। तो सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, क्या तुम वर्ल्ड इन्वेडर की जो जॉब है उसे एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? इसको सुनकर एमसी काफी शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, अगर ऐसी बात है तो मैं इस वर्ल्ड के पूरे डेटा को पहले जानना चाहता हूँ। तो सिस्टम उसे बताने लगती है और उससे कहने लगती है कि जिस जगह तुम मौजूद हो उसे क्वांजू वर्ल्ड किया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट और स्मॉल वर्ल्ड है तुम्हारे मेन वर्ल्ड से, और इसके मेन फ्रेगमेंट को वापस से रिकवर करने की जो डिफिकल्टी है वो वाकई में एक्सट्रीमली लो है। और तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे तो तुम पैट्रिक जो इस फैमिली के जिसका नाम चैन क्यूरेन है और इस वर्ल्ड के इतना भी कंटेंट है वो जल्दी सिंक्रोनाइज होने वाला है, तो थोड़ा इंतजार करो। और पता चलता है कि ये लो मार्शल वर्ल्ड और इसकी पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो 0.8 है और इसके पास बिल्कुल भी इन्वेंशन पॉइंट मौजूद नहीं है, क्योंकि क्वांजू वर्ल्ड एक लो मार्शल वर्ल्ड है जिसके अंदर इंपीरियल फैमिली और कई सारे एस्ट्रोगेस्ट ने यहाँ पर राज करके रखा हुआ है कई सालों से। लेकिन इंपीरियल फैमिली की जितनी भी पावर है और इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कर समय के साथ कमजोर होती जा रही है। यहाँ तक कि एस्ट्रोकेट फैमिली की जो पावर है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है और कई सारे इस वर्ल्ड के जितने भी एस्ट्रोकेट हैं वो इस वर्ल्ड को वापस से डोमिनेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से। और उन्हीं सभी में से तुम्हारी फैमिली यानी कि चैन फैमिली सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अदर फैमिली के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इसीलिए ये इस कोर्ट के लिए, जो कि रॉयल फैमिली उनके कोर्ट के लिए तुम सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी बन चुके हो और इसलिए वो सबसे पहले तुमसे ही छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा परेशानी है उनके लिए। और इस समय पर जो चैन फैमिली है उसने अपनी सबसे बड़ी आर्मी को
तैयार कर कर रखा हुआ है ताकि वो इस वर्ल्ड के जितने भी एरिस्टोक्रेट है वो मिलकर यहाँ पर रूल कर सके और सभी के सभी लोगों को स्वैप कर सके, जाके तबाह कर सके और अकेले राज कर सके। जिसको जानने के बाद एमसी कहने लगता है कि कोर्ट वाकई में कमजोर हो चुका है, उसकी वर्ल्ड की अथॉरिटी पूरी तरीके से डिवाइड हो चुकी है। क्या मैं वाकई में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ यहाँ पर? और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वर्ल्ड में आने के बाद जो मेरी जॉब होने वाली है वो इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिस्टोक्रेट बन चुका हूँ मैं, जिसे कोई भी नहीं हरा सकता, बल्कि मैं पूरी की पूरी दुनिया को जीतने वाला हूँ। अब मुझे बस इतना करना है कि इस वर्ल्ड के फ्रेगमेंट को वापस से रिकवर करना है। तो मुझे बताओ, इतना करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा ना? और वो काफी खुशी के साथ अपने कमरे से बाहर निकलता है और कहने लगता है कि अब जबकि मैंने तुम्हारी बात को सुन लिया है तो मुझे ही लगता है कि ये ज्यादा हार्ड होने वाला है और ये इतना ज्यादा अनएथिकल नहीं लग रहा क्या तुम्हें? तभी सिस्टम मुझसे कहने लगता है कि ये बात सच नहीं है। और सिस्टम की पूरी बात सुने बिना हमारा एमसी बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर खून आकर गिरता है। तो पता चलता है कि उसका गार्ड उसके पास उससे कहने लगता है कि पैट्रिच हमें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जो इंपीरियल फैमिली है उसने अपने आर्मीज को और प्लस 3 एरिस्टोक्रेट फैमिली से मिलकर हमारे कैंप को पूरी तरीके से जला दिया है और हमारी पूरी की पूरी आर्मी पूरी तरीके से एनिहिलेट हो चुकी है और खत्म हो चुकी है। और वो बंदा ये कहकर वहीं पर मर जाता है। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसको देखकर उसकी फट जाती है, क्योंकि बाहर से आवाज आने लगती है कि मार दो उस चैन बास्टर को, यहीं पर मार दो। जो चैन कुरैन है वो जल्दी से बाहर निकल और मेरे हाथों से मर जा। जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा डर जाता है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए वापस से अपने कमरे में घुस जाता है और घबराते हुए सिस्टम चिल्लाते हुए उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी सिस्टम उसे वापस से एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगते हैं कि जो रिकवरी मेथड है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से और तुम्हारे ऊपर डिफरेंट वर्ल्ड के हिसाब से भी। और सबसे बात कर रहे हैं क्वेंजू वर्ल्ड के बारे में, जो तुम्हारे मेन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। तो जो रिकवरी मेथड है वो एक्सट्रीमली इजी है, बहुत ज्यादा आसान है। तो ये बस ज्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि में इस वर्ल्ड का जो डाटा है उसे इंक्रीज करना है जितना ज्यादा हो सके करंट वर्ल्ड में इंटरेक्ट करने के बाद। बस सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हें सिस्टम की मदद करनी है ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करने के लिए, और जैसे ही जो प्रोसेस है वो 100% पहुंच जाएगी तो उसकी रिकवरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। चलो ट्राई करते हैं हमारा बेस्ट सर्वाइव करने के लिए। ये बात सुनकर एमसी गुस्सा आ जाता है और मिडिल फिंगर दिखाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मेरे को मारना चाहता है कि वाकई मेरी मदद लेना चाहता है। तभी सामने से एक धमाके की आवाज आती है और उसी बिल्डिंग को तोड़ने के बाद उसके सामने से एक लड़की निकलकर उससे कहने लगती है कि सभी के सभी लोग जल्द से जाओ और उस चैन कुरैन को जिंदा लेकर आना मेरे पास। यहाँ पर इस स्टोरी की थोड़ी टाइमलाइन है वो ओरिजिनल चैन कुरैन के पीछे थोड़ी सी जाती है। यहाँ पर सिस्टम उसे बताता है ओरिजिनल के बारे में कि जो चैन फैमिली है इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है, यहाँ तक कि इंपीरियल फैमिली भी उसके सामने कुछ नहीं है। और इंपीरियल फैमिली का एक बंदे को हमें दिखाया जाता है जहाँ पर गार्ड्स उसको नीचे बनकर पकड़े होते हैं और चिल्लाकर वो कह रहा होता है कि पैट्रिक चैन प्लीज, हमारी जो ल्यू फैमिली है वो नोबल्स है और इंपीरियल फैमिली के द्वारा हमें कई जनरेशन पहले ये पोजीशन प्रोवाइड करवाई गई थी और तुम यहाँ पर इस तरीके से हमारी इस गुइयोंग सिटी में इस तरीके से इन्वेड करने में लगे हुए, तो तुम्हें इस बात का याद रखना होगा कि जो इंपीरियल कोर्ट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तभी ओरिजिनल वाला चैन कुरैन उससे कहने लगता है कि तुम जाकर इसे इंपीरियल डिग्री दिखाओ, और तभी एक इंपीरियल डिग्री उसको दिखाने लगता है, जिसको देखकर वो बुढ़ा कपराने लगता है। और सिस्टम बताता है कि जिस तरीके से तो चैन फैमिली को वापस से अपीज करने के लिए, यानी कि उसे वापस से मनाने के लिए जो इंपीरियल कोर्ट है उन्होंने डिग्री कर दिया था उसकी जो प्रिंसेस है वो चैन फैमिली के साथ उसकी शादी करवाने के लिए, उसके पैट्रिच के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं उसी समय पर उनकी जो प्रिंसेस है उसकी शादी करवाने के साथ साथ कई सारे जो टेरिटरीज है, कई सारे जो इलाके हैं वो चैन फैमिली को ग्रांट कर दिए गए थे और उनकी ओनरशिप चैन फैमिली के पास चली गई थी। ये सब कुछ होने में लगा होता सिर्फ और सिर्फ चैन फैमिली को मनाने के लिए। और इस अपॉर्चुनिटी का, इस मौका इस्तेमाल कर चैन कुरैन के जो एक्शन थे वो समय के साथ साथ बहुत ज्यादा एरोगेंट बनते गए और उसने कई सारी एरिस्टोक्रेट फैमिली को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं समझा, बल्कि में उन्हें हेजिटेट भी नहीं किया उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और अब बस उसके लिए क्या बचा हुआ है कि वो किस तरीके से वीक और कमजोर इंपीरियल फैमिली को और वहां पर उसके कोर्ट को अपने कब्जे में ले ले। और कहानी प्रेजेंट में आती है और सिस्टम सारी की सारी मेमोरीज को उसी को सिंक्रोनाइज कर देता है। जहां पर वो बाहर दिख रहा होता है चुपकर उसकी फटी पड़ी होती है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरी इस ओरिजिनल ओनर की मेमोरी के अनुसार बाहर जो लोग यहाँ पर आने में लगे हुए हैं, जो कि फ्लाइंग ड्रैगन पर सवार होकर आने में लगे हुए हैं, उनको देखकर लगता नहीं है कि वो यहाँ पर हारने वाले हैं, यानी कि पावरफुल लोग। तभी उसके घर के बाहर एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल जाती है और एमसी उसको देखने के बाद इतना शौक होता है कि वो चिल्लाते हैं, उससे कहने लगता है कि अंत में आकर मेरा जो टॉल पगोड़ा है, यानी कि जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है। सिस्टम, तुम ये जानबूझकर मेरे साथ चीटिंग करने में लगे हो, मैंने सही कहा? तुम ये बिल्कुल भी सही नहीं करने में लगे हो, क्योंकि जो मेरी आइडेंटिटी है वो पैट्रिच की है और स्ट्रॉन्गेस्ट एरिस्टोक्रेट फैमिली का मेंबर है। तो आखिरकार तुम मुझे ये कह रहे हो कि मेरी फैमिली ज्यादा पावरफुल है लेकिन मेरे पास कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक मौजूद नहीं है। ये सुनने के बाद सिस्टम उससे कहने लगता है कि हाँ, यहाँ पर है तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछ लगता है कि बताओ बताओ क्या है। तो सिस्टम उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है इमूवेबल बेल। अगर तुम एक जगह पर बिल्कुल खड़े हो जाते हो तो कई सारे जो 1000 अटैक्स हैं वो भी तुम्हारे इस शील्ड को, यानी कि इस बेल को तोड़ने में नाकामयाब रहेंगे। और उसकी जो डिफेंसिव टेक्निक है वो लो मार्शल वर्ल्ड के हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल है, चैन फैमिली की वेल नोन टेक्निक है।
और तुम्हारे डिफेंस को काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज भी कर सकती है। और करंट मास्टर की बात कर रहे हैं तो इमूवेबल बेल लेवल 1 बिगिनर के लिए, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो सिस्टम। इस देखकर ऐसा लगता है कि ये तो बस एक कचड़े वाली स्किल है और ये तो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 की स्किल है। और मेरी सिंक्रोनाइजेशन मेमोरी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो चैन फैमिली है उसके पास कई सारे न्यूमरस मास्टर है उसके अंडर में काम करने के लिए, और वो अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है ताकि वो उस पूरे के पूरे इलाके को डोमिनेट कर सके अपनी पावर से और पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में कर सके। और तुम कहना चाहती हो कि इस बंदे ने यानी कि इस पैट्रिच ने अपने मार्शल आर्ट्स पर कभी फोकस किया ही नहीं है, और जो लेवल 1 की इमूवेबल बेल्ट टेक्निक इसके पास सीखी हुई है इस बंदे ने, वो सिर्फ असासिन अटैक को अपने आप से बचाने के लिए। अब जाके पूरी की पूरी चैन फैमिली पूरी तरीके से वाइप्ड आउट हो चुकी है, तो आखिरकार तुम खुद ही बताओ कि आखिरकार मैं किस तरीके से इस वर्ल्ड को रिकवर करने वाला हूँ जबकि मेरी ही जिंदगी यहाँ पर खतरे में आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वहाँ काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा और इन सभी के लोगों को बाईपास कर यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। और तभी चुप चुप कर वहां से बच कर निकलने की कोशिश करने लगता है। तो एक आर्मी से दिखाई देती है उसके बाहर, उसको देखकर वो कहने लगता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ यहाँ पर दिन बचे हुए हैं इस मेंशन में, यानी कि इस मिशन को करने के लिए मुझे सबसे पहले तो मैं इस जगह को छोड़कर चला जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिरकार जो चैन फैमिली का जो पैट्रिच है उसके पास कोई रिलेटिव बचा हुआ है जो कि उसकी मदद कर सके। और जब वो वहां से जाने में लगा हुआ होता है तभी एक बंदा उससे आकर सीधे सीधे टकरा जाता है, जिसको देखकर उस बंदे को गुस्सा आ जाती है, चिल्लाती है, उससे कहने लगता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि अगर तुम कहाँ पर जाने में लगे हुए हो, तुम्हारी आंखें खराब हो गई होगी है, और आखिरकार किसमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो इस तरीके से मुझसे आकर टकराए। लेकिन जैसे ही वो हमारे एमसी को देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और दोनों के दोनों एक दूसरे को बस घूरने लगते हैं। तभी एमसी मुस्कुराकर उससे कहने लगता है कि ओह मैं तो बस यहाँ से गुजरने में लगा हुआ हूँ, तुम जो चाहते वो कर रहे थे जो कर सकते हो। तभी वो बंदा हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए अपने गार्ड्स को बुलाकर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम जाओ और सभी के सभी लोग इस चैन कोरियन को जाकर पकड़ लो, और जो भी उसे पकड़ेगा उसे बहुत ज्यादा तगड़ा इनाम दिया जाएगा। इसको देखकर हमारा एमसी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। और तभी इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इस बंदे का नाम लिंग याओ त्यान है, जो कि एक एरिस्टोक्रेट फैमिली का हेड है, और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है हमारे एमसी को इस तरीके से देखते हुए और कहने लगता है कि मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था कि मैं लिंग याओ त्यान कभी मेरा एक ऐसा भी दिन आएगा जब मैं इस तरीके से बड़ी मछली को पकड़ूंगा। और इस बार हमारी जो लिंग फैमिली है इस बार उन्हें काफी ज्यादा हाईएस्ट मेरिट मिलने वाली है, और शायद हमारा चांसेस है इंपीरियल फैमिली की प्रिंसेस से मेरी शादी करवाने के लिए। और तभी वो एरो से शूट करने के लिए ऑर्डर दे देता है, तो एक एरो हमारे एमसी के पास जाता है, तो हमारा एमसी अपनी इमूवेबल बेल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे कि उसकी शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, और जो एरो इसकी बॉडी की तरफ आता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस से, जिसको देखकर एमसी काफी खुश होती है। उससे कहने लगता है वाओ तुमने तो सिस्टम कमाल कर दिया है, जो इन्वेशन पॉइंट है आखिरकार ये क्या चीज है। सिस्टम उससे कहने लगता है कि जो इन्वेडर अटैक है उसके कारण तुम्हारे जो मिस्लिनियस सोल्जर्स ने अटैक किया था उसके कारण तुम्हारे इन्वेशन पॉइंट है वो 1 बढ़ चुका है, और वर्ल्ड सिंक्रोनाइजेशन रेट हो चुकी है 0.1%, जिसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे पता नहीं रहता कि आखिर का जो इन्वेंशन पॉइंट क्या है। तो सिस्टम उसे बताने लगता है कि ये एक स्पेशल एबिलिटी है जिसे ऑब्टेन किया गया है सिर्फ और सिर्फ इन्वेडर्स के द्वारा, जो कि सिस्टम के द्वारा बाउंड किए गए हैं। जब भी किसी दुश्मन के द्वारा तुम पर अटैक कर दिया जाएगा तो जो इन्वेडर्स पॉइंट है वो तुम्हें मिला करेंगे स्पिरिचुअल पावर के पॉइंट के हिसाब से, और तुम जितना ज्यादा मार खाओगे अपने दुश्मन से उतना ज्यादा तुम पावरफुल बन जाएगा, तो उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें। और इन सभी के सभी पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे द्वारा यूज किया जा सकता है और सिस्टम के द्वारा ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और तुम्हारा जो टास्क है वो वर्ल्ड की सिंक्रोनाइजेशन रेट है उसे जल्द से जल्द बढ़ाने का है। और बात करें इन्वेंशन पॉइंट के बारे में तो इनके 2 फंक्शंस है। पहले की बात कर रहे हैं तो तुम इनका इस्तेमाल कर इन्वेंशन पॉइंट का इस्तेमाल कर अपनी जो स्किल है, जो एग्जिस्टिंग स्किल है इस वर्ल्ड में, उस स्किल की लेवल को तुम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। और दूसरा इस्तेमाल यह है कि अगर तुम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हो तो जो भी अटैक तुम्हारे ऊपर किया गया है तुम उस टेक्निक को अपने लिए सीख सकते हो। और बाकी के फंक्शन अभी के लिए अनलॉक कर दिए जाएंगे हिसाब से, समय के हिसाब से, इतना तुम पावरफुल बनते जाओगे उसके हिसाब से। जैसे जैसे मेन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल पावर वापस से रिकवर होती रहेगी वैसे वैसे कर तुम्हें नए एबिलिटीज मिलती जाएंगी। जिसको सुनने के बाद एमसी उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम क्या इस इमूवेबल बेल की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। मुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं अभी अभी इन लोगों की तरह शूट करने वाला हूँ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा इन्वेंशन पॉइंट मौजूद नहीं है। तभी लिंग याओ त्यान उसकी तरफ देखता है, उससे क्या लगता है कि जो चैन फैमिली की प्रोटेक्टिव शील्ड है ओह तो तुम इसका इस्तेमाल करने वाले हो, कोई बात नहीं। और ऑर्डर दे देता है पूरी की पूरी आर्मी को, सभी के सभी लोग एक साथ उस पर कई सारे एरोज शूट कर दो। चलो देखते हैं कि आखिर ये कब तक अपनी शील्ड को बनाकर रखेगा, जब तक अपनी इसकी लास्ट ब्रीथ खत्म ना हो जाए तब तक शूट करते रहना। और कई सारे एरोज उसकी शील्ड पर आकर लगने लगते हैं, लेकिन इसको ना नुकसान होते हुए बल्कि में इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन रेट है और प्लस इसकी जो पॉइंट्स है इन्वेंशन पॉइंट वो धीरे धीरे कर बढ़ने लगते हैं। जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि वाह मेरी किस्मत तो वाकई में बहुत अच्छी है कि ये ब्रदर मेरी मदद करने में लगा हुआ है। तभी यिंग लियाओ त्यान वहीं पर
कुर्सी लाकर बैठ जाता है और उससे क्या लगता है कि चैन को रैन चैन को रैन। तो वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे मेरे हाथों से बचकर निकलने में कामयाब रहोगे। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कितने समय तक यहाँ पर इस तरीके से इंतजार करने वाले हो। तभी एमसी चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि हे तुम अब क्या अपग्रेड कर सकते हो, मुझे इस बात का डर है कि मेरी जो शील्ड है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। तभी सिस्टम वापस नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि तुम इस बात को एग्री हो कि तुम इन्वेंशन पॉइंट का इस्तेमाल कर अपने इस इम्यूवेबल बेल्ट स्किल को अपग्रेड करना चाहते हो। तो एमसी तुरंत एग्री हो जाता है बिना कुछ सोचे समझे। तभी उसे सिस्टम के द्वारा एक जोड़ का झटका लगने लगता है और उसके साथ कुछ होने लगता है उसकी बॉडी में, और सिस्टम के द्वारा नोटिफिकेशन आया लगता है कि तुम्हारी जो इमूवेबल बेल है वो करंट लेवल इसका 12 पहुंच चुका है। और फिर उसके जितने भी एरोस आने लगते हैं वो अब बिल्कुल भी उसे टच नहीं कर पाते उसकी शील्ड को, जिसको देखकर एमसी काफी खुश होते हुए घबराते हुए दोनों करते हुए कहने लगता है कि आफ्टर ऑल मैंने इसे लेवल 2 पर अपडेट कर दिया है, तो जो एरोस हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो यहाँ पर पास कर पाएंगे और मेरे पास पहुंच पाएंगे। मैंने सही कहा। अब अगर ऐसी बात आ चुकी है तो मुझे अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। मुझे जल्द से जल्द अपनी इस टेक्निक को मास्टर करना होगा अपडेट करते करते, जिससे पहले कि यहाँ पर कई सारे पावरफुल लोग आ जाए मुझे हराने के लिए। तभी सामने से उसका सोल्जर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि ये पैट्रिक सावधान हो जाइए, ये बंदा हम पर चार्ज करने वाला है। और तभी हमारा एमसी अपनी फुल फोर्स के साथ उस बंदे पर अटैक करने के लिए आ जाता है और उससे क्या लगता है कि लो मैं आ चुका हूँ तुम्हारे पास। और इस वक्त इसकी जो शक्ल होती है वो इतनी डरावनी हो रही होती है, इसको देखने के बाद ये बंदा इतना डर जाता है कि जो भी पीने में लगा हुआ था वो भी उसके मुंह से निकल पड़ता है। और तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और चिल्लाते हुए इससे कहने लगता है कि चैन को है जल्दी से बाहर निकल और मर जा। और वो कोई और नहीं, यही लिटिल प्रिंसेस होती है, जो कि देखकर ऐसा लग रहा होता है ये काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, जैसे कि न जाने अपने लवर से मिलने जा रही हो। खैर इसके इंटेंशंस के बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन इधर उधर देखती है कमरे के अंदर आने के बाद तो कहने लगती है कितनी ज्यादा अजीब बात है कि आखिरकार जो चैन फैमिली के जो पैट्रिक है वो यहाँ से गया तो गया कहाँ। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो चैन फैमिली का पैट्रिक है वो काफी ज्यादा टायरेनिकल है और सुपर रिलीजियस है। क्या वो इस तरीके से अपने आप को बचाकर भाग सकता है? इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। सर एक मिनट रखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो यहाँ पर सुसाइड कमिट कर ले इमीडिएटली इसके बारे में पता चले तो। जब इतना सुनकर सोचकर शॉक होने में लगी होती है तभी पीछे से एक सोल्जर आकर उससे कहने लगता है कि प्रिंसेस जो चैन कोवराइन है वो अपेड हो चुका है और पैट्रिक लिंक को उसने कैप्चर कर लिया। और आसपास के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सामने लाइन चमकती हुई देखते हैं तो वो काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी बंदा उस शील्ड को नहीं तोड़ पाने में लगा हुआ है, क्या ये बंदा कोई मॉन्स्टर? तभी ये पैट्रिक चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जल्दी से जाओ और अपने मास्टर को बुलाकर लेकर आओ। आखिरकार जो प्रिंसेस है वो यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है, जल्दी से जाओ और उसे कहो कि वो आकर मुझे बचा ले। तभी हमारा एमसी अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके रखा ही हुआ होता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और सभी को कहने लगता है कि जाओ जाओ तुम्हें जिसको बुलाना है उसको बुलाकर जल्दी से लेकर आओ ताकि वो इसे बचा सके। बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना यहाँ पर आने के लिए, और मैं यहाँ से बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके इस स्किल के लेवल के बारे में बात करें तो वो इस वक्त लेवल 3 पर पहुंच चुका है ऑलरेडी। और जैसे ही ये लिंग यहाँ पर अपना चिल्लाना बंद कर देता है तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि बहुत अच्छे यंग मास्टर लिंग, आप इस तरीके से अपनी मदद के लिए दूसरे को पुकारते रहो। अगर तुम एक सेकंड के लिए भी रुके तो तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि मैं कितने देर रूथलेस हो सकता हूँ। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस बंदे की मदद से शायद मेरी जो इमूवेबल बेल की स्किल है उसे मैं और भी लेवल तक बढ़ा सकता हूँ, और इसकी जो टास्क की जो प्रोग्रेस रेट है वो काफी तेजी से बढ़ने में लगी हुई है। जिसको देखने के बाद ये यंग मास्टर लिंग होता है वो वहीं पर रोने लगता है और सभी पीछे किसी की आवाज आती है कि जो प्रिंसेस है वो यहाँ पर आ चुकी है। जिसको बात को सुनने के बाद ये बंदा काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि प्रिंसेस आप जल्दी से आइए और मुझे बचा लीजिए प्लीज। और तभी प्रिंसेस आने के बाद हमारे एमसी से कहने लगते हैं कि चैन कोवराइन तुमने फाइनली अपने आप को यहाँ पर शो कर दिया है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ओह तो तुम यहाँ पर इस बंदे को बचाने के लिए आई हुई हो। और मन में सोचते हुए कहने लगता है ये जरूरी रॉयल फैमिली की प्रिंसेस होगी जो कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था इस चैन कोवराइन के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि तुमसे छुटकारा पा सकूं और तुमसे निपट सकूं। और तभी वो प्रिंसेस हमारे एमसी पर डायरेक्टली अटैक कर देती है, लेकिन पता नहीं अटैक करते करते वो इतना ज्यादा मुस्कुरा क्यों रही होती है। और जैसे ही हमारे एमसी पर वो प्रिंसेस अटैक करती है तो हमारा एमसी अपनी इमूवेबल बेल टेक्निक को इस्तेमाल कर देता है और उनकी जो अटैक है वो इतने पावरफुल होते हैं कि आसपास का पूरा इलाका हिल जाता है। लेकिन तभी जैसे ही वो लड़की प्रिंसेस उस पर अटैक करती है तो उसकी जो इमूवेबल बेल है उसको देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसमें एक छेद होने वाला है और बहुत ज्यादा मात्रा में वो काफी ज्यादा मुड़ जाती है, जिसको देखने के बाद एमसी काफी शॉक हो जाता है। और इतना ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद भी वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है और ज्यादा पावरफुल अटैक होता है उस प्रिंसेस के एमसी भी उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है कि तुम्हारा जो इन्वेडर है उसे इस प्लेन के चाइल्ड ने अटैक किया है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम्हारे जो इन्वेंशन पॉइंट है वो 10+ हो चुके हैं, वर्ल्ड सिंक्रोनाइजेशन रेट 1% बढ़ चुकी है। इसको देखकर एमसी कंफ्यूज होते उससे कहने लगता है कि इस प्लेन की चाइल्ड, अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। हे सिस्टम क्या तुम मुझसे तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि मैं पॉइंट का इस्तेमाल कर इसके इन्वेंशन पॉइंट का इस्तेमाल कर इसकी स्किल को सीख सकता हूँ। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो अपोनेंट की मार्शल आर्ट्स लेवल है वो तुमसे बहुत ज्यादा हाई है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, तुम उसके बाद ट्राई कर सकते हो। तभी वो प्रिंसेस उसको अटैक झेलते हुए देखती है तो वो काफी ज्यादा शौक से भर जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर अपनी 50
50% अनमैच्ड पावर का इस्तेमाल किया है, मैंने अपनी स्वॉर्ड क्यू का इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम फिर भी इतनी तरीके से सुरक्षित हो यहाँ पर। ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए, जितना मैंने सुना था तुमसे उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, अब नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझ पर अटैक करोगे तब देखते हैं, लेकिन तुम अभी मेरा मूव झेलने के लिए तैयार हो। ये बात सुनकर एमसी उससे मन में सोचते हुए कहने लगता है उसको बताने के बाद, शिट, अगर मैं सब वाकई में मुझे इतनी जल्दी फाइनल बॉस से मुकाबला होने वाला था तो अब मेरा क्या होगा भाई। स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ही मेरी बैंड बजा दी इस फाइनल बॉस ने, तो लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। तभी वो प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश होती है और उससे कहने लगती है कि प्लीज तुम अटैक कर सकते हो मुझ पर। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने यहाँ की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट टेक्निक, तुम उसे झेलने के लिए तैयार हो जाओ। इतना ज्यादा भयानक और तरीके से चिल्लाते हैं, जब सभी लोग सुनते हैं तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सभी के सभी गार्ड्स होते हैं वो अपनी वेपन को तैयार कर लेते हैं। लेकिन हमारा एमसी वहां पर दिखाया जाता है कि वो अपनी दुम दबाकर वहां से भाग जाता है घबराते हुए, जिसको देखकर प्रिंसेस पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहे, और उसके पीछे कहने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ से भागो मत अभी। और बात करें यंग मास्टर त्यान के बारे में तो वो अभी भी यहीं पर बंधा हुआ है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोग क्या करने में लगे हुए हैं, यहाँ पर जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है यस लॉर्ड, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। और उनमें से एक गार्ड उससे कहने लगता है कि पैट्रिच, हमें जाकर प्रिंसेस की मदद करनी चाहिए। तभी यंग मास्टर त्यान उससे कहने लगता है कि उसकी मदद करना, तुम बकवास करने में लगे हुए हो, ये जो बंदा है वो वाकई में बहुत ज्यादा फायर्स है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या अभी अभी इस तुम लोगों ने यहाँ देखा नहीं था कि किस तरीके से उसने अपने अटैक को चार्ज किया था। इसलिए मैं सभी के सभी लिंक फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें ध्यान देना चाहता हूँ, सभी को अटेंशन कर दो और जितनी भी ज्यादा इस फैमिली में जितनी वैल्यूएबल चीजें हैं सभी की सभी चीजों को अपने तरफ ले लो और एक बार सारी की सारी वैल्यूएबल चीजें मिल जाए तो वापस से विड्रॉ कर लेना। दूसरी तरफ हमारी जो प्रिंसेस होती है वो हमारे एमसी को पीछा करना छोड़ती नहीं है और चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम वहीं पर रुक जाओ। तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि स्टॉप अजी घंटा, आखिरकार इतने ज्यादा हजारों सालों में तुमने किसने इसको देखा है कि तुमने किसी को कहा रुकने के लिए और वो बंदा अपने आप से वहां पर रुक जाए जब कोई चिल्लाने में लगा हुआ है और सामने वाला बंदा रुक जाए, ऐसा हुआ है कभी? और ये बात सुनने के बाद वो प्रिंसेस यहाँ पर रुककर उस बात को सोचने भी लगती है भाई, और सोचते सोचते अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी होती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें फोर्सफुली रोकूंगी, और एक पावरफुल अटैक हमारे एमसी की तरफ छोड़ देती है जिससे कि हमारा एमसी बचने में नाकामयाब रहता है और उसकी स्पीड इतनी तेज नहीं होती है जिसको देखकर घबरा कर कहने लगता है कि स्वॉर्ड क्यू, शिट, मुझे लगा था कि ये एक लो मार्शल वर्ल्ड है लेकिन आखिरकार ये इतनी पावरफुल क्यों है भाई, पीछे पड़ गई है रात होके। और तभी अपने इमूवेबल बुल बेल बनाने की कोशिश करता है और जब दोनों की पावर आपस में टकराती है तो हमारे एमसी के पसीने छूट गए होते हैं और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है कि तुम पर इस प्लेन के चाइल्ड के द्वारा अटैक किया गया है, तुम्हें एनिमेशन पॉइंट मिले हैं 10 सिंक्रोजन 1%। इसको देखने के बाद वो काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि वाओ, मेरी इस अटैक ने इसे ब्लॉक कर लिया, वाह 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 वाह। अब जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ होता है तभी पीछे से उसकी जो शील्ड है वो टूटने की आवाज आने लगती है, इसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और घबरा जाता है और इसकी की पूरी शील्ड वहीं पर तबाह हो जाती है बेचारे। इसको देखकर वह प्रिंसेस उसकी तरफ आते हुए उसे रोक लेती है और उसके सामने आकर पॉइंट कर लेती है अपनी स्वॉर्ड को और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर हार चुके हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि इतना ज्यादा जल्दी भी तुम्हें क्या है मुझे हराने की। तभी अचानक से इसकी जो बेल की पावर होती है मूवेबल बेल की वो और भी तो बढ़ जाती है, इसको देखने के बाद प्रिंसेस पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और काफी शॉक होती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने 50 इन्वेंशन पॉइंट को कंज्यूम कर लिया है, तुम्हारी इमूवेबल बेल है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली अपग्रेड हो चुकी है और अपने कंप्लीशन स्टेज तक पहुंच चुकी है, इसलिए इसकी जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है इसे फाइनल फॉर्म में। और करंट लेवल की बात करें तो जो लेवल 4 की है, मास्टर लो लेवल और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है और अपनी फुल फोर्स के साथ वो उस प्रिंसेस की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखने के बाद वो प्रिंसेस काफी सरप्राइज होती है। उससे कहने लगते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली तुम तो वाकई में इतने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो और इस ज्यादा स्टेज पर पहुंच चुके हो कि तुम अपने ऑरा को इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। इसको सुनने के बाद हमारा एमसी जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये कैसा लगा, तुम्हें डर लग रहा है? और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि फॉर्चुनेटली जो लो लेवल टेक्निक है वो फुल लेवल तक पहुंचाना काफी ज्यादा आसान था, वरना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाती खड़ी। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि ये काफी ज्यादा बेटर होगा कि तुम इस तरीके से कहने में लगे हुए, तो अगर ऐसी बात है तो मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ। तभी हमारा एमसी वहीं पर जमीन पर लेट जाता है, जिसको देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगे हुए हो। और क्योंकि हमारा एमसी वहां पर लेट जाता है तो उससे कहने लगता है कम ऑन अब मारो मुझे, अब मारो। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि इसकी जो इमूवेबल लेवल की 4 लेवल की जो टेक्निक है उस टेक्निक के हिसाब से अगर ये खड़े होकर मार खाता है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना उसे लेटे होकर या फिर बैठकर मार खाने में पड़ेगा, उससे उसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। तभी हमें एक बुढ़ाऊ को वहां पर भागते हुए दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए क्या लगता है कि डैम इट, मैंने इस बारे में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे वहां पर पहुंचने में इतना समय लग जाएगा। और ये बंदा चैन फैमिली का लॉयल गार्ड है, डैंग टाई। और मन में सोचते हुए कहते हुए जा रहा है होता है कि यहाँ पर रूमर्स में ये कहा
कहा जाता है कि जो प्रिंसेस है वो हमारी काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ऐसे कई सारे ऐसे एडवेंचर्स का उन्होंने मुकाबला किया हुआ है जिससे उनकी जो मार्शल आर्टिस्ट है वो किसी ऑर्डिनरी के मुकाबले में वो काफी ज्यादा है, किसी ऑर्डिनरी मास्टर के मुकाबले में। तो जो लॉर्ड चैन है वो एब्सोल्युटली उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी इस बंदे को किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। इसको देखकर क्या लगता है कि ये आवाज तो हमारे लॉर्ड चैन की है, जिसको देखकर वो अपनी डायरेक्शन बदल देता है उसकी तरफ जाने के लिए और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम मेरे लॉर्ड को इस तरीके से हट करना बंद करो। लेकिन हमारा जो एमसी होता है वो यहाँ पर अपनी ट्रक दिखाते हुए मजाक कर रहा हूँ और कुछ अजीब सी एक्सप्रेशन बनाते हैं उससे कह रहा होता है कि प्लीज और हार्ड और हार्ड, और वहीं पर वो अपने कपड़े भी उतार देता है। और कपड़े उतारने के बाद प्रिंसेस से कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्रिंसेस, तुम और भी ज्यादा हार्ड कर तरीके से मार सकती हो मुझे। ये सुनने के बाद प्रिंसेस पूरी लाल पड़ जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम बस एक नंबर के ठरकी हो। और जब ये बुढ़ाऊ इस एक्सप्रेशन को देखता है तो वो पूरी तरीके से लाल पड़ जाता है, शौक के मारे चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, ये क्या देख लिया मैंने। हे लॉर्ड चैन, आप ये सब क्या करने में लगे हुए और ये सब आपने कब से सीख लिया। तभी वो प्रिंसेस को नोटिस कर लेती है तो पीछे मुड़कर देखते उससे कहने लगती है और एक्सप्लेन करने उससे कहने लगती है कि ये एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा शर्मा चुकी होती है। यहाँ पर हमारा एमसी कहने लगता है कि कमांडर डैंग तुम बिल्कुल भी सही समय पर नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी दद्दू उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया था, नहीं मैं बस यहाँ से गुजरने में लगा तो आप जो करना चाहते थे वो कर सकते हो। हे लॉर्ड चैन, अगर आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े तो आप मुझे वापस से बुला लेना। इसको देखकर प्रिंसेस पूरी तरीके से लाल पड़ जाती है, उसकी बेइज्जती हो जाती है, ऐसा उसे लग रहा होता है और पूरी शर्मिंदगी से भर जाती है और कहने लगती है कि तुमने ये सब जानबूझ के किया ना, मैंने बिल्कुल सही कहा। तो अभी हमारा एमसी प्रिंसेस को समझाते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर गलतफहमी हुई है, मैंने बस तुम्हें मुझसे अकेले फाइट करने के लिए तुम्हें एक मौका प्रोवाइड किया है और कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ वो काफी तो खुश होने में लगा हुआ होता है क्योंकि इसके जो वर्ल्ड सिंक्रोनाइजेशन रेट है वो 17.67% हो चुकी होती है, इन्वेंशन 0.71, जिसको देखकर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो इस प्लेन की जो चाइल्ड है मानना पड़ेगा इसमें दम तो है। आखिरकार ये जो मेरी मदद करने में लगी हुई इस तरीके से मेरे लिए पॉइंट इकट्ठा करने में, और इससे मुझे एक ही लड़की से काफी ज्यादा पॉइंट मिल चुके हैं। और प्रिंसेस इसको इतना मारते मारते काफी ज्यादा थक चुकी हो जाती है और बोर हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अब यहाँ पर मुझे तुमसे फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसको देखकर एमसी काफी शौक होते हैं, उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम अचानक से क्यों रुक गई हो। और प्रिंसेस कहने लगते हैं कि तुम्हारी जो शील्ड है वो वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा देर तक रुकने वाली है और मुझे इस बात को लेकर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं इसे तोड़ने में कामयाब रहूंगी या नहीं रहूंगी जब तक मैं जो जेड स्टोन बर्निंग टेक्निक है वो इसका इस्तेमाल ना करूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारा जो गार्ड है वो डिस्टेंस से यानी कि दूर से तुम्हें देखने में लगा हुआ है, भले वो इस वक्त मुझे तो नहीं हरा सकता लेकिन अगर डेस्परेटली उसने तुम्हें यहाँ पर ले जाने की कोशिश कर ली तो मैं शायद अकेले उसे रोकने में नाकामयाब रहूं। जिसको देखकर एमसी काफी मुस्कुराने लगता है और उससे कहने लगता है हंसते हंसते, अगर ऐसा है तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब मैं काफी देर तक रुक सकता हूँ और काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग। और इसको कुछ गलत समझ जाती है प्रिंसेस और वो वापस उस पर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा एमसी किस तरीके से बच जाता है। लेकिन उसके बगल की जो बिल्डिंग होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी तरीके से, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। और प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। जिसको देखकर एमसी काफी घबराते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वो अपनी स्पॉट को वापस रख लेती है और उससे कहने लगते हैं कि ये सब छोड़ो, मुझे वाकई में तुम्हें मारने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं है और मैं तुम्हें मारने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो इसीलिए ये बात यहीं पर खत्म करते हैं। मैं तुम्हें वापस से बैटलफील्ड में देखूंगी जब वापस मेरे पास कभी मौका मिलता है या फिर कोई चांस होता है तो। जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम सीक्रेटली मुझे मारने के लिए ट्राई कर सकते हो, मैंने सही कहा, लेकिन क्या ये सब वाकई में तुम्हारे लिए सही है और तुम्हारे इंपीरियल कोड के प्लान के अनुसार क्या तुम यहाँ पर मुझसे शादी करने के लिए प्रिटेंड नहीं करने वाली थी। ये बात सुनकर वो प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। ये सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे कैसे पता है तुम्हारे प्लान के बारे में, सही कहा मैंने, ये वाकई में ऑब्वियस वाली बात नहीं है क्या, क्योंकि जो रूमर्स है वो चारों तरफ फैले हुए हैं कि मैं चैन कोराइन एक अनप्रिडिक्टेबल बंदा और अपने आर्मी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ और जो कोड है जो कोर्ट है वो मुझसे जब तक जल्दी छुटकारा पा सके उतना ही ज्यादा उनके लिए काफी ज्यादा आसान होगा। उनके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशानी जो बन चुका हूँ और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इस वक्त जो इंपीरियल कोर्ट के लोग हैं उन्होंने मुझे तुम्हारी डाउरी के तौर पर ग्रेट गू सिटी को भी दे दिया था। और सबसे ज्यादा क्रिटिकल बात तो क्रूशियल बात ये है कि तुम्हारी जो मार्शल आर्टिस्ट स्किल है वो बहुत ज्यादा हाई है और तुम जैसे पावरफुल लोग को मेरे साइड में भेजा हुआ ताकि तुम मुझे सीक्रेटली मार सको या फिर मुझे जहर खिलाकर मुझे मार सको। ये सुनने के बाद प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि यही मेरे फादर के अरेंजमेंट थी, ये बात बिल्कुल सच है, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा किया है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है इसका मतलब हुआ कि तुम, तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है लेकिन मुझे ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए मैं डायरेक्टली तुमसे फाइट करने के लिए आई, क्योंकि मेरे फादर के जो भी स्कैम्स हैं और बाकी लोगों के जितने भी स्कैम्स हैं मुझे इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे प्रिटेंड करना ही बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही मुझे दूसरों को धोखा देना पसंद है, ना ही दूसरों के द्वारा धोखा लेना पसंद, और चाहे भले ही वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो मैं अपने दुश्मन को भी हेड ऑन हराना चाहती हूँ। इसको देखने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मिस जुओ, क्या आपसे ये बात कभी किसी ने कही है कि तुम बिल्कुल भी प्रिंसेस की तरह नहीं दिखती हो। जिसको देखकर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम अपने आप को क्या समझने में लगी हो, तुम तो मुझसे बिल्कुल भी बेटर नहीं हो, तुम भी तो किसी पैट्रिज की तरह नहीं लगती। अभी एमसी कहता है कि पैट्रिज,
तुम्हारा मतलब है जिस बंदे को मैंने उस खंबे पर बांध के रखा हुआ था उस पोस्ट पर, तुम उसकी बात कर रही हो क्या? जिस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस काफी सरप्राइज हो जाती है और मुस्कुराने लगती है, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्यों हंसने में लगी हुई हो। तभी प्रिंसेस काफी क्यूट चेहरा बनाते हैं, उससे कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये शब्द तुम्हारे मुंह से सुनूंगी, वो भी तुम एक पैट्रिज होने के बाद भी। अगर हम अपनी आइडेंटिटीज को साइड में रख देते हैं तो हम वाकई में एक अच्छे कैंडिडेट कॉन्फिडेंट बन सकते हैं, यानी कि अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। तभी वहां पर कोई चिल्लाते उसे बुलाने लगता है कि प्रिंसेस प्रिंसेस यहाँ पर है, प्रिंसेस यहाँ पर है। इसको देखकर प्रिंसेस उससे कहने लगती है तो आज के लिए हमारी जो फाइट है वो यहीं पर खत्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हम इस तरीके से नहीं मिलेंगे। जिसको देखकर एमसी भी काफी सरप्राइज हो जाए और उससे कहने लगता है कि ये प्रिंसेस वाकई में बहुत ज्यादा बिट अनयूजुअल है। तभी उसका सिक्योरिटी गार्ड व दद्दू उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि हे लॉर्ड चेन, भले ही जो प्रिंसेस है वो काफी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, लेकिन हमारी जो आर्मी है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। तो लॉर्ड चेन, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी इस तरीके से जो प्रॉपर्टी का जो सेंस है उसे नहीं खोगे। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी शॉक हो जाता है। तो वो दद्दू वहां पर चिल्लाते हुए मतलब अपने सर के बल नीचे झुक जाता है और उससे कहने लगता है कि देखते हैं चैन फैमिली का गार्ड यहाँ पर काफी ज्यादा लेट आ चुका है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा लॉर्ड चैन। इसको देखने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ओह, तो तुम अभी भी यहाँ पर हो। जिसको देखकर वो दद्दू काफी शॉक हो जाता है। तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि वापस अपने घर पर चली जाती है। इसको देखकर सभी गार्ड्स खुश होते हैं और उससे कहने लगते हैं ये तो प्रिंसेस है, वो प्रिंसेस यहाँ पर वापस आ चुकी है। और जो त्यान होता है उसको देखकर काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है आखिरकार जो क्वीन है हम वापस से मिल चुके हैं, क्या तुमने उस चैन कुरियन को पकड़ लिया? तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है हाँ बिल्कुल। जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि आखिरकार वह कहाँ पर है, कहाँ पर है। तभी प्रिंसेस ये उससे कहती है वहां से जाने लगती है कि मैंने उसे पकड़ तो लिया लेकिन मैं उसे पीटने में नाकामयाब रही, तो इसलिए मुझे उसे वहां से जाने दिया मैंने। ये देखकर ये बंदा काफी शॉक हो जाता है और चिल्लाते उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये यहाँ से जा चुका है, आखिरकार तुम इस तरीके से कैसे छोड़ सकती है उसे? हे चैन जू क्वीन, आखिरकार तुमने चैन कुरियन को यहाँ पर कैसे जाने दिया? तुमने यहाँ पर 3 मेजर फैमिलीज के पैट्रिज को इस तरीके से ऑफेंड कर दिया है और अपनी अलाइड फोर्सेस को भी। क्या तुम वाकई में इसके अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हो? ये देखकर प्रिंसेस की सनक जाती है तो वो उस पंदे पर अटैक कर देती है, जिससे कि इसके कान कट जाता है वहीं पर और खून निकलने लगता है। इसको देखकर पैट्रिज चिल्लाने लगता है कि शिट, ये तो ब्लड है, ब्लड ब्लड ब्लड। और तभी सिक्योरिटी गार्ड कहने लगते हैं कि आप ठीक हो? तभी पैट्रिज चिल्लाते हो कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे है मुझे इस तरीके से चोट पहुंचाने की? तुम्हें पता है कि मैं एक पैट्रिज हूँ फैमिली का और चाहे कुछ भी हो जाए मैं एम्परर के सामने तुम्हारी जरूर शिकायत करने वाला। तभी प्रिंसेस कहने लगती है अपनी स्वॉर्ड को वापस रखते हुए कि वो बंदा बिल्कुल सही कहने में लगा हुआ था कि पैट्रिज अजी घंटा, ये बंदा एक बेवकूफ नंबर का कंट है जिसे इसकी पोस्ट पर इस तरीके से बांध दिया गया था। और ये कहते हुए प्रिंसेस वहां से चली जाती है और समझ जाती है कि ये बंदा एक नंबर का वो है, वो समझ गया ना क्या कह रहे हैं। तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दद्दू कहीं पर जा रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि लॉर्ड चैन आपको सावधान रहना चाहिए। जहाँ पर पता चलता है कि वो दद्दू कहीं जा नहीं रहे होते हैं बल्कि में अपने ही एमसी पर अटैक कर रहे होते हैं और वहीं पर हमारा एमसी अपनी सबसे ज्यादा इमूवेबल टेक्निक लेवल 4 को इस्तेमाल करता है ताकि वो उसके अटैक से बच सके और कई सारे इन्वेंशन पॉइंट और सिंक्रोनाइजेशन रेट उसे मिलने लगती है। इसको देखकर वो थोड़ा सोचता है और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जो पॉइंट्स मुझे दूसरों के अटैक से मिलते हैं डिफरेंट लोगों के हिसाब से वो बिल्कुल भी सेम नहीं होते। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते ही उससे कहने लगता है कि जो करंट तरीका है तुम्हारा पॉइंट अर्न करने का वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है, तो अब तुम्हें दूसरा तरीका ढूंढना होगा। इसको सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि मैं इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ तो यहाँ पर जो लिमिट है पॉइंट्स की एक बंदे से हासिल करने के लिए वो बहुत ज्यादा कम है। जब मुझे किसी पासर बाई के द्वारा अटैक किया जाएगा तो जो मेरे नंबर है पॉइंट्स के वो मुझे काफी ज्यादा स्मॉल मिलते हैं और वो वहीं पर ग्रो होना कम हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन अगर तुम पर किसी इंपॉर्टेंट बंदे के द्वारा कैरेक्टर के द्वारा अटैक किया जाए तो तुम्हें जो पॉइंट है वो काफी मात्रा में मिलते हैं। भले ही उनकी पॉइंट देने की एक लिमिट होती है लेकिन जब तक जो चेंजिंग है पीपुल है, मतलब लोगों को बदलते रहना है समय के साथ साथ, तो मेरी जो क्षमता है पॉइंट हासिल करने की वो धीरे धीरे काफी बढ़ जाएगी। और इसके जो इन्वेंशन पॉइंट है वो ऑलरेडी 90% तक पहुंच चुके हैं। सिंक्रोनाइजेशन रेट पहुंच चुकी है 19.67% और मेरी मेमोरी के हिसाब से जो डेंग टाई है वो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास का मास्टर है इस वर्ल्ड में, लेकिन वो मुझे ज्यादा पॉइंट प्रोवाइड नहीं करवा सकता, वो सिर्फ इतना ही दे सकता है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि मुझे धीरे धीरे करके चीजों को पिकअप करना ही पड़ेगा, लोगों से मार खानी ही पड़ेगी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और करंटली मैंने सिर्फ और सिर्फ 100% पहुंचाने के लिए मुझे जल्द से जल्द कुछ आइडिया ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ही वो दद्दू से अपने सारे पॉइंट निकाल लेता है तो वो उसे रोकने के लिए कह देता है वहीं पर, और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जब मैं उस प्रिंसेस से फाइट करने में लगा हुआ था तो मुझे बाहर काफी मात्रा में पॉइंट मिल चुके थे। मानना पड़ेगा ये बंदी ये लड़की वाकई में इस प्लेन की चाइल्ड है, लेकिन भले ही वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करे तो मैं उसे बिल्कुल भी उसकी पावर को नहीं झेल पाऊंगा। तभी दद्दू उससे कहने लगता है कि लॉर्ड चैन वाकई में ये तो इनक्रेडिबल वाली बात है कि आपकी जो लेवल टेक्निक है इमूवेबल बेल वो इतने ज्यादा लेवल तक पहुंच चुकी है। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जो प्रिंसेस है वो आपको चोट क्यों नहीं पहुंचा पा रही थी। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ये बस एक ब्रेक थ्रू है तो मैं इसे मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरे मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे कोई दूसरी एफिशिएंट मेथड ढूंढनी होगी जल्द से जल्द पॉइंट कमाने की। और इस तरीके से हमें सेकंड डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसका दद्दू उससे कह रहा होता है कि लॉर्ड चेन आखिरकार हम लोग इस जगह पर हुआजियांग सिटी में क्यों आए हुए हैं, क्योंकि जो इलाका है वो जियांग फैमिली का है और वो
3 फैमिली में से ग्रेट फैमिली में से एक फैमिली है। तो एमसी उसे समझाता है और उससे कहने लगता है आखिरकार क्यों, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसमें कोई परेशानी वाली बात है कि। तभी दद्दू उसे बताता एक्सप्लेन करते हुए और कहने लगता है कि जो लॉर्ड चैन जो जियांग फैमिली है उसे वुमेन्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि वहाँ की जो वुमेन्स है वो गुड लुकिंग मैन को हार्म ही नहीं करती है, चोट नहीं पहुंचाती है, बल्कि सभी के सभी अच्छे और हैंडसम लड़कों को अपनी वाइफ्स के तौर पर रख लेते हैं। खासकर जो इस फैमिली की हेड है वो, जिसका नाम जियांगली है, जो कि इंसानों को यानी कि लड़कों को यानी कि मेंस को इस तरीके से खाती है उनकी हड्डियां तक नहीं छोड़ती। और बाकी के आपकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है कि आखिरकार जो दद्दू है वो उसका कहना क्या चाहते हैं। पास्ट में हमें इन लोगों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे जो चैन फैमिली है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इस वक्त हम अकेले हैं और सिर्फ हम दोनों ही बचे हुए हैं यहाँ पर। अगर हमें उन दोनों के द्वारा उन लोगों के द्वारा आउट नंबर कर दिया जा चुका है और यहाँ पर अगर हमें पकड़ लिया जा चुका तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि एक बकरी शेर के मुंह में जा रही है खुद अपनी इच्छा से। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और कोई कह रहा होता है कि जो चीज तुम करने में लगे हुए वो चीज करना बंद करो। क्योंकि जो एक लड़की होती है वो उससे कहती है एक लड़के से कि तुम यहाँ पर आओ। वो लड़का घबराते हुए उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर निंगमेंग को ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। वो लड़की उस लड़के को छेड़ती है, उससे कहने लगती है कि ओह तो तुम यहाँ पर सिस्टर निंगमेंग को ढूंढने के लिए आए हो, जरा देखो तो जरा इस लिटिल फेस को, अगर मैंने थोड़ा बहुत पिंच कर दिया तो इसके अंदर से इतना ज्यादा वाटर निकलेगा ना कि क्या ही बोले, समझ गए ना इमेजिन करने वाले। अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे इस सिटी में कुछ ऐसी अनक्लीन चीज लेकर जाओ। और वो उससे मना करने लगता है कि सिस्टर प्लीज मुझे यहाँ पर मत छुओ, वहां पर मत छुओ। वो कहने लगती है कि प्लीज तुम बताओ मैं कहाँ पर तुम्हें ना छुओ, तुम खुद ही बता दो यहाँ पर। और इस तरीके सारे के सारे एक्सप्रेशन जब सभी के सभी लौंडे देख रहे होते हैं तो उनका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है। यहाँ तक कि जो दद्दू है वो भी उसके ठड़क में आ जाते हैं और उससे मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये कितना ज्यादा इंडिसेंट है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है लॉर्ड चैन, और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं वो आपको बिल्कुल भी छुए नहीं। तभी नेक्स्ट नंबर आ जाता है, इन लोगों का नंबर आ जाता है और कोई कह रहा होता है कि इंस्पेक्शन के लिए सिटी के अंदर आप जा सकते हैं, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और वो काफी तो कॉन्फिडेंस के तरह अंदर जाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारा जो ओल्ड मैन है वो काफी इधर पर आ चुका है। और वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं है, तुम यहाँ से आए हो वहीं पर जा सकते हो। इसको देखकर वो सभी के सभी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और कुछ लोग आपस में बात करते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये दिखाई नहीं देने में लगा हुआ है कि तुम किस तरीके से दिखाई देते हो और तुम अभी भी इन सिस्टर के द्वारा अपने आप को चेक करवाना चाहते हो, कहते शेम ले चुके हो, तुम्हारा बुढ़ापा आ चुका है और तुम इस बुढ़ापे ह्यूजियन सिटी में जाने लगे हुए हो, तुम में तो बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। आखिरकार तुम इस तरीके से अपने इस बुढ़ाऊ वाले फेस के साथ इस लड़की को सीड्यूस करने की कोशिश की तो की कैसे, और जैसे ही इससे बुढ़ाऊ किया जाता है तो इसके जिप बात दिल पर लग जाती है दद्दू के। तभी इस लड़की की नजर हमारे एमसी पर जाती है और उससे कहने लगता है कि हे जेंटलमैन तुम यहीं पर रुको, और वो उससे पूछने लगती है क्या तुम यहाँ पर किसी ह्यूजियन सिटी में किसी को ढूंढने के लिए आए हुए हो, क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ थोड़ी देर के लिए। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जी हाँ मैं यहाँ पर जियांगलिंग को ढूंढने में लगा हुआ हूँ, जिसको देखकर सभी के सभी लोग कतई शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हैं। वो कहने लगते हैं कि आखिरकार अभी इसने क्या कहा, ये किसको ढूंढने में लगा हुआ है, क्या सीधे सीधे अपनी जियांग फैमिली के पेट्रिस को नहीं ढूंढने में लगा हुआ। ओ माय गॉड, ये बंदा वाकई में जिंदा नहीं रहना चाहता। इसको देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ मजाक करने में लगी हुई हो, तुम हमारी जियांग फैमिली के पेट्रिस से मिलना चाहते हो। अगर तुम अपनी हेड को यहीं पर निकाल लेते हो और अपनी गलती को मान लेते हो तो मैं शायद तुम्हें इस सिटी के अंदर जाने के लिए परमिशन दे सकती हूँ और अपने साथ कुछ सालों के लिए रख भी सकती हूँ, और तुमने जो डिसरेस्पेक्ट दिखाई है और जो क्राइम किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगी। ये सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी दद्दू चिल्लाते उससे कहने लगता है कि लॉर्ड चैन जरा 1 मिनट रुकिए। तभी एमसी अपनी हेड उठाकर उससे कहने लगता है कि प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं चैन कोरैन चैन फैमिली का जो पैट्रिज है वो वाकई में जियांग फैमिली के पैट्रिज के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ मीटिंग करने के लिए। ये देखने के बाद वो लड़की इतनी घबरा जाती है, उसके पसीने छूट जाते हैं और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जाओ और जल्दी से हमारे लॉर्ड को इन्फॉर्म कर दो। तभी कहानी जाती है इंपीरियल पैलेस की तरफ। यहाँ पर उसका जो एम्परर है वो चिल्लाते उससे कहने लगता है प्रिंसेस से देखो तुमने क्या कर दिया है। दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि योर मैजेस्टी आपको इस तरीके से गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एम्परर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हमने कितनी ज्यादा मेहनत की थी कि फॉल्सली हम वहाँ पर अपनी इंपीरियल डिग्री को बनाकर उस पर डिलीवर करें, 3 फैमिलीज को एक साथ मिलाकर उस पर अटैक करवाए चैन फैमिली पर, लेकिन देखो तुमने हमारे पूरे प्लान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है लेकिन आपको पता नहीं कि मैं ऑलरेडी उस बैटल को जीत चुकी हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं उस चैन कोरैन को जरूर पकड़ लूंगी। इसको देखकर एम्परर को और भी गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम बेवकूफ, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम किससे आकर यहाँ पर बात करने में लगी हुई हो और तुम यहाँ पर अपनी गलती को मानने के लिए तैयार भी नहीं हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किस तरीके के टाइगर को वापस से माउंटेन में भेज दिया और तुम कितना परेशानी खड़ी करोगी फ्यूचर में हमारे लिए। अगर वाकई में यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आता है तो मुझे इस बात का डर है कि वह बंदा वापस से अपने आप को पावरफुल बना लेगा और हमसे इंपीरियल फैमिली से फाइट करेगा, इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर मेडिटेट करने के लिए इमीडिएटली भेज रहा और तुम यहाँ से बिल्कुल भी बिना परमिशन के बाहर नहीं निकल सकती। तभी एक बंदा
बंदा आकर रिपोर्ट करता है और कहने लगता है कि योर मेजेस्टी यहाँ पर एक अर्जेंट रिपोर्ट है। और तभी प्रिंसेस वहां से जाते उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से निकल लेती हूँ पहली फुर्सत में। और वो बंदा वो लेटर उसे देते उससे कहने लगता है कि जो सीक्रेट मैसेज है वो हमें हुजियांग की सिटी के स्क्वाड्स के द्वारा भेजा गया है योर मेजेस्टी, आपको ये खुद रीड करना चाहिए। ये सुनने के बाद एम्परर उससे कहने लगता है कि हुजियांग सिटी, आखिरकार उनमें वहां पर ऐसा क्यों न्यूज पता चल गई है जो मुझे इतने इमरजेंसी में भेजा है। तभी वो पढ़ता है और कहने लगता है, बताते लगता है कि जो चैन कोरायन है वो हुजियांग सिटी में अपेयर हो चुका है। इस बात को हमारी प्रिंसेस भी सुन लेती है और वो चुपका सुनने में लगी हुई होती है। एम्परर कह रहा होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू है, दूसरा बंदा कहता है ये ऑब्सोल्युटली ट्रू है। उस बंदे को वहीं पर पकड़ कर रखना और सभी की सभी आर्मी को यहाँ पर तैयार कर लो, उस बंदे को यहाँ से जाने मत देना किसी भी हालत में। और प्रिंसेस मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार ये जो बंदा है वो हुजियांग सिटी में कर क्या रहा है, समझ नहीं आया मुझे। तभी हमारे एमसी को और बुढ़ऊ को एक नैनी यानी कि एक दादी अम्मा उन दोनों को कहीं पर ले जाने लगती है। एक रास्ते में थे जहाँ पर रास्ते में सिर्फ लड़कियां खड़ी रहती हैं और वो दद्दू जिस रास्ते से गुजरने में लगा हुआ होता है वो काफी तो घबरा रहा होता है और कहने लगता है कि हे लॉर्ड चैन, यहाँ पर कई सारे मास्टर्स हमारा इंतजार करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर कम से कम 5 ऐसे लोग हैं जो कि मेरे मुकाबले में बिल्कुल भी कमजोर नहीं है मार्शल आर्ट स्किल में। आखिरकार हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं फिर भी। और मुझे ऐसा महसूस होने में लगा हुआ है कि ये सभी के सभी लोग ऐसे घूरने में लगे हुए हैं जैसा कि वो हमारे पूरी तरीके से अंदर से देखने में लगे हुए हैं। तभी हमारा एमसी शांत करा देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि आखिरकार जो जियांग फैमिली है वो एक ऐसी फैमिली है जो कि पूरी की पूरे वर्ल्ड की इंटेलिजेंस को एक जगह पर इकट्ठा करती है। मैंने सही कहा? ये बात सुनकर दद्दू कुछ भी समझ नहीं आता। तभी एमसी उसे बताने लगता है वो इसलिए क्योंकि जियांग फैमिली के जो स्पेशल नेचर है, क्योंकि इस फैमिली के अंदर मिक्स ड्रैगन्स और स्नेक एक साथ रहते हैं, तो किसी भी तरीके के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर रहने लगे हुए हैं और उनमें से ज्यादातर वुमेन्स ऑफिशियली यहाँ पर फिरने में लगी हुई हैं। और आधे लोगों की बात करें तो वो सभी के सभी लोग मेजर फैमिली से हैं या फिर इम्पीरियल कोर्ट से हैं। और इसके अंदर जियांग फैमिली के अंदर कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों तरीके के लोग रहते हैं। और इसमें सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि मेजर फोर्सेज के जितने भी लोग हैं वो जल्दी उन्हें पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर चैन फैमिली का पैट्रिज यहाँ पर हुजियांग सिटी में आया हुआ हूँ। ये बात सुनकर दद्दू और भी घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारा यहाँ से निकलना और भी ज्यादा इम्पॉसिबल नहीं हो जाएगा। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि आखिरकार तुम एस्केप क्यों करना चाहते हो, आखिरकार मैं जानबूझकर इस मडी वाटर में खुद ही आया हूँ ना। तभी वो दादी अम्मा उससे कहने लगती है कि पैट्रिज चैन जो पैट्रिज जियांग है वो आपका इंतजार करने में लगी हुई है और एमसी आगे बढ़ने लगता है। तभी दादी अम्मा हमारे दद्दू को पकड़ती है और उससे कहने लगती है, हे लॉर्ड जियांग, आखिरकार आप कहाँ पर जाने में लगे हुए हो? जो पैट्रिज चैन है वो उससे अकेला मिलना चाहती है। लॉर्ड जियांग लॉर्ड चैन से अकेले मिलना चाहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? जिसको सुनने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और हमें पता चलता है कि ये दादी अम्मा तो इतनी ठड़क में बड़ी पड़ी होती है कि वो हमारे दद्दू को पकड़कर उससे कहने लगते हैं कि हे ब्रदर, आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते और मुझे कंपनी क्यों नहीं देते हो? जिसको देखकर वो काफी ज्यादा चिल्ला पड़ता है दद्दू और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि लॉर्ड चैन प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। और वो दादी अम्मा उसे घसीटकर वहां पर उससे ले जाती है और उससे कहने लगती है कि आज मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी में और ज्यादा खुश होने वाली हूँ। जिसको देखकर एमसी उसे सैल्यूट करने के अलावा कुछ भी नहीं कह सकता और उससे कहने लगता है, कमांडर डैंग, मुझे तुम्हारी लॉयल्टी वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आई। और सिर्फ हमारे कमांडर डैंग की चिल्लाने की आवाज आती है दूर से और फाइनली हमारा एमसी जियांग फैमिली के पैट्रिज के घर के अंदर कमरे के अंदर चला जाता है और कोई वहां आकर उससे कहने लगता है कि पैट्रिज चैन वो अभी भी अपने सबॉर्डिनेट की चिंता करने में लगे हुए थे इस समय में आपके इस डेमिनर को ये लिटिल गर्ल वाकई में एडमायर करती है। तभी एमसी उससे कहने लगता है काफी समय बाद मिले और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जैसे एक चेन से बांधकर रखा हुआ है और जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। और हमें पता चलता है कि जो जियांग फैमिली की पैट्रिज है, जो जियांग फैमिली की हेड है जियांग ली, उसने उस बंदे को बांधा हुआ है। और तभी हमारा एमसी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और वो पैट्रिज उससे कहने लगती है कि जो जी लोग हैं वो यहाँ पर अपने इच्छा अनुसार आते हैं और चले जाते हैं और काफी समय से वो बहुत ज्यादा बोर होने में लगी हुई थी, तो वो सब छोड़ो, क्या तुम यहाँ पर थोड़ा चाय पीना चाहोगे? और तभी वो उस कप को उठाने लगता है और तभी कोई उससे कहने लगता है कि जो नाइट की स्प्रिंग है वो काफी ज्यादा सुपर है और तुम इसे पीने के बाद काफी ज्यादा एनर्जेटिक बन जाओगे। और सीधे शब्दों में कही जाए तो वो पूरे तरीके से खाली कर देगी इसे। इस बात को सुनने के बाद एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी लोग समझ गए होंगे क्या कहना चाहती है जिससे, और वो तुरंत उस कप को नीचे रखकर उससे कहने लगता है कि पैट्रिज जियांग वाकई में बहुत ज्यादा पोलाइट है, मैं वाकई में ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहूंगा आपका समय, तो आपसे सीधा डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ, मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद पैट्रिज जियांग उससे कहने लगती है कि हे पैट्रिज चैन, आप वाकई में आप इस तरीके से प्रिटेंड करने में लगी हो कि आपको इसके बारे में पता नहीं है कि आपके चैन फैमिली के खिलाफ जो सब कुछ साजिश रचने में लगी है उसके बारे में, कि हमारी जो जियांग फैमिली है वो उसमें मिली हुई है। और तभी जियांग फैमिली की जो पैट्रिज है वो अपनी कोड़े निकालने के बाद सीधे उस स्लेब पर मांगने लगती है, उस बंदे पर मांगने लगती है जिसको उसने बांध कर रखा हुआ था। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ऑफकोर्स मुझे पता हुआ है जो पैट्रिज जियांग है वो वाकई में सिचुएशन को पकड़ने में और टाइमिंग को सही से समझने में काफी द बेस्ट जो है। आप आखिरकार आपके जो गार्ड्स है जियांग फैमिली के, वो उसने पूरे इलाके को सराउंडिंग से घेर लिया होगा ऑलरेडी और डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नहीं भागने देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं इस बात को लेकर बिल्कुल सही सोचने में लगा हुआ हूँ, लिटिल ब्रदर जो कि आपसे मार खाने में लगा हुआ है, जैसे आप इस तरीके से पालने में लगी हुई हो, ये भी एक टॉप फाइटर है। जिस बात को सुनने के बाद पैट्रिज जियांग उससे कहने लगती है, वाओ तुम तो वाकई बहुत स्मार्ट हो और समझ में आ चुका है कि जो पैट्रिज
चैन है वो यहाँ पर मुझसे मजाक करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए और कहने लगता है कि अगर मैं आपको दुश्मन मानता होता तो शायद ये मेरे लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता कि मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन अगर एक कैप्टिव यानी कि एक होस्टेज के तौर पर आया हुआ हूँ तो ये एक डिफरेंट स्टोरी है। जैसा कि आप जानती हो कि सभी के पूरे वर्ल्ड को इस बारे में पता हुआ है कि जो पैट्रिक चैन फैमिली का उसने कई सारे क्राइम कमिट किए हुए हैं और इस वर्ल्ड के इतने भी लोग हैं वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे और जो भी मुझे मारेगा उसे डेफिनेटली सबसे द मोस्ट प्रेस्टीज मिलेगी यानी कि बहुत फेम मिलने वाला है और पूरे वर्ल्ड में वो बंदा काफी मशहूर हो जाएगा। और जिस समय से मैं इस ह्यूजन सिटी में एंटर किया हुआ हूँ तो इस समय पर तुम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेरिटियस पर्सन बन चुकी हो क्योंकि तुमने चैन कुरैन को कैप्चर जो कर लिया है। ऑफ कोर्स ये बात है, इसके कारण आपके जो वर्ल्ड फोर्सेस की अटेंशन है वो आपकी तरफ खिंच चुकी है पूरी तरीके से और सभी लोगों को इसके बारे में पता भी चल चुका अब तक कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जो नेक्स्ट रूट में लेने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो नेक्स्ट रूट है वो होने वाला है। चैन कुरैन जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वांटेड है, सबसे ज्यादा खतरनाक बंदा है, वो होजियान सिटी में अपनी इच्छा से आ चुका है और अपने जियांग फैमिली के साथ कॉन्स्पायर करने के बाद वो भी सीक्रेट रूम में, वो भी इतने ज्यादा समय तक जो चैन कुरैन है वो अचानक से मारा जा चुका है और जियांग फैमिली की जो पैट्रिच है वो उसे मारने में, उस डेविल को मारने में कामयाब रही और नंबर 1 फैमिली बन चुकी है चैन कुरैन के मरने के बाद और सबसे ज्यादा प्रोग्रेस बना चुकी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इससे सब कुछ मिल सकता है, ऑफ कोर्स सी बात है। लेकिन उसके बाद सभी के सभी लोग इस बारे में ये सोचने में लगे हुए हैं कि आखिरकार जो चैन कुरैन है वो जियांग फैमिली के पास गया तो गया कि आखिरकार उसके पास ऐसे क्या सीक्रेट छुपे हुए हैं और इन दोनों की आखिरकार जो रिलेशनशिप है वो क्या है। फिर तुम्हें क्या लगता है कि उसके बाद क्या होगा? और वो जानबूझकर उस कप को पीने लगता है, लेकिन वो जानबूझकर जियांग फैमिली की पैट्री उस कप को नीचे गिरा देती है और जैसे वो नीचे कप गिरता है तो उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत मात्रा में जहर मिला रखा हो और वो जमीन में से धुआं निकलने लगता है भाई। और तभी जियांग फैमिली की पैट्री उससे कहने लगती है अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम सीधे कह दो ना, मेरे रूम को इस तरीके से गंदा करने की क्या जरूरत है। तभी एमसी उसे समझाने लगता है कि जो जियांग फैमिली की पैट्रिच है वो मेरे इस असम्पशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो आखिरकार अगर ऐसी बात है तो क्यों ना डिफरेंट तरीके का कोर्स लिया जाए, रूट लिया जाए। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम इसके सुनने के बाद पूरी तरीके से सेटिस्फाइड जरूर हो जाओगी। और नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी वहां से निकलने लगता है और जाते जाते उससे कहने लगता है कि सो पैट्रिक जियांग, मैं तुमसे कल वापस मिलता हूँ। और पैट्रिक जियांग उससे कहने लगते कि पैट्रिक जियांग, मुझे नहीं पता कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो और क्या आपकी प्लान है, लेकिन तुम्हारे प्लान के अनुसार अंत में आकर तुम यहाँ पर मरने ही वाले हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुमने वाकई में लाइफ एंड डेथ के थ्रू ऑलरेडी देख लिया है और पूरी तरीके से होपलेस हो चुके अपनी सिचुएशन को लेकर, और जबकि तुम मरने वाले हो तो तुम्हारे पास इतना ज्यादा हैंडसम चेहरा है तो तुम मेरे साथ एक नाइट क्यों नहीं गुजारते हो? मैं आपके तुम्हारे अंत के समय में तुम्हें थोड़ा बहुत तो खुश रख ही सकती हूँ और मैं इसका वादा करती हूँ कि तुम हैप्पीनेस से मरोगे। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी घबरा जाता है और फुल स्पीड वहां से भागे लगता है और उससे क्या लगता है कि कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। पैट्रिक जियांग ऑलरेडी मेरे साथ बहुत ज्यादा खेल चुकी है और ज्यादा आपके साथ नहीं खेलना चाहता और मैं इस बात में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो रही होती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम वाकई में करना क्या चाहते हो, ये वाकई में बहुत अनप्रेडिक्टेबल है तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है मेरे लिए। और तभी वो अपने स्लेव से कहने लगते कि तुम जल्दी से यहाँ पर लेट जाओ, मैं वाकई में सडनली से मेरे दिमाग में एक ख्याल आ जाए कि मैं नया तरीके तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, इस बार तुम्हें जल्दी सरेंडर नहीं करना है। और वो तुरंत उस बात को मान भी जाता है और कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, मैं जरूर होल्ड करूंगा। और गाइस समझ गए होंगे सभी लोग कि आखिरकार ये क्या चलने वाला है। और वहीं पर वो कमरा बंद हो जाता है और सारे सिगरेट्स उसके अंदर रह जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें चैन कुरैन के हाउस अरेस्ट प्लेस का दिखाया जाता है जहाँ पर वो रह रहा है और सिस्टम के सारे पॉइंट्स को चेक करता है तो उसके पास 91 पॉइंट्स होते हैं। 19.67% उसकी सिंक्रोनाइजेशन रेट हो रखी होती है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ 28 आवर्स बचे होते हैं मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जिसको देखकर वो कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार मैं कल अपने गोल तक पहुंच पाऊंगा या फिर नहीं पहुंच पाऊंगा। ये वाकई में बहुत पिटी वाली बात है कि आज के बाद मेरी जो सिंक्रोनाइजेशन रेट है आज बिल्कुल भी नहीं बढ़ी हुई है। तभी वो हमारा एमसी किसी को नोटिस करता है और अपनी इमूवेबल रूट टर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। कोई बंदा उस पर अटैक करने में लगा हुआ था और जोरदार धमाका होता है वहीं पर, जिसको देखकर एमसी काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझ पर अटैक कौन कर रहा है यहाँ पर। और सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि इन्वेडर इस प्लेन के चाइल्ड ने तुम पर अटैक किया है, 10 पॉइंट मिल चुके हैं, सिक्योरिटी 1% प्लस हो चुकी है। और हमें पता चलता है कि हमारी जो प्रिंसेस है वो यहाँ पर आ चुकी है और उससे कह रही है कि अगर तुम वाकई में मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ तुम्हारे मरने के लिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो मरने के लिए। और वो तुरंत हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है और फुल फोर्स उस पर अटैक करने लगती है, वो भी फुल रफ्तार में। लेकिन जब वो अटैक करती है तो हमारा एमसी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर उसकी स्वॉट टेक्निक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहां पर उसकी जो इमूवेबल बैल होती है वो अटैक के साथ उसे पॉइंट भी मिलने लगते हैं और उसकी सिंक्रोनाइजेशन रेट भी बढ़ने लगती है, जिसको देखकर उसके अटैक भी मतलब उसकी जो शील्ड होती है वो भी हिल जाती है पूरी तरीके से। जिसको देखकर एमसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है और चिल्लाते हुए घबराते हुए कहने लगता है कि आखिरकार इस वुमन की परेशानी क्या है, ये तो किसी डायनामाइट की तरह है, कभी भी फट जाती है। यहाँ पर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था कि तुम बाकी की फैमिली के जो पैट्रिच हैं वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो गए, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम भी यहाँ पर एक पावर हंगरी पर्सन बनकर आ चुके हो जिसे सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए। अब तुम ही बताओ कि आखिरकार तुम्हें जियांग ली की जो वाइफ है उसका स्वाद तुम्हें कैसा लगा, तुम वहां पर अपने मजे लेकर आए हो, मैं जानना चाहती हूँ।
हूँ कि आखिरकार तुम उसकी जो वाइफ है वो मेरी स्लेज के मुकाबले में ज्यादा दुखता है या नहीं दुखता। और इससे पता चलता है कि हमारी जो प्रिंसेस है उसे गलतफहमी हो चुकी है और हमारा एमसी ये बात सुनने के बाद काफी शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार क्या मजाक करने में लगी हुई हो, जो जियांग लिया है और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ बातें करने में लगे हुए थे। लेकिन वो प्रिंसेस बिल्कुल भी रुकती नहीं है, उस पर अटैक करने लगती है और मन में सोचते एमसी कहने लगता है कि डैम इट, जो इमूवेबल टर्टल है वो इसके अनदर स्लैश को बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। तभी एक जोरदार धमाका होता है, जो धमाके के कारण आसमान में एक जोरदार रोशनी चमकने लगती है और उसके पीछे की बिल्डिंग होती है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था इस प्लेन के चाइल्ड से, अगर मुझे हेड ऑन इसके द्वारा हिट किया गया होता तो मैं शायद अब तक मर चुका होता। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा। तो उसकी ये बात सुनने के बाद एमसी एक्सप्लेन करने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैंने जियांग ली के साथ ज्यादा कुछ नहीं किया, बस इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस किया था ओनली, और मैं उस लड़की के प्ले में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस पाउट मारती है क्यूट सा और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम उस जैसी वुमन के पास जाने के बाद क्या ही दूर सकते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अभी भी तुमने क्या कहा, और वो पूरी तरह शर्म के मारे लाल पड़ चुकी होती है और उससे मना करते उससे कहने लगते कि नथिंग, कुछ भी नहीं कहा मैंने, मैं बस इस बात को लेकर क्यूरियस थी कि आखिरकार तुम हुआजियांग सिटी में कर क्या रहे हो। खैर भूल जाओ इसके बारे में, मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी चिंता नहीं है। और तभी आसमान से एक पत्थर आकर गिरने लगता है क्योंकि इसके धमाके के कारण वो पूरा का पूरा इलाका टूट चुका होता है, जिसको देखकर हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा क्यों लगने में लगा हुआ है कि तुम मेरी काफी ज्यादा केयर करती हो। तभी प्रिंसेस जाते हैं उससे कहने लगता है कि मेरे यहाँ पर कुछ मैटर्स करने के लिए, इसलिए मैं जगह को छोड़कर जा रही हूँ। तभी एमसी पीछे चिल्लाते हैं उससे कहने लगता है कि तुम डायरेक्टली इंपीरियल हाउस होल्ड से आने में लगी हुई इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए, इसको देखकर ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया हुआ है, क्या तुम यहाँ से जाने से पहले मेरे साथ कुछ खाना चाहोगी। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगती है कि नो थैंक्स, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी हुई है। लेकिन अगले ही पल उसके पेट से जोर जोर से आवाज आने लगती है और दोनों के दोनों स्नैक्स भर जाते हैं क्योंकि इससे पता चलता है प्रिंसेस को काफी ज्यादा भूख लगी है और वहीं पर उनका खाना तैयार होने लगता है और हमारा एमसी उसके लिए पकाने लगता है और उससे कहने लगता है तुमने इस पूरी की पूरी जगह को पूरी तरीके से टुकड़ा टुकड़ा कर लगाया। फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर थोड़ी सी वाइन और एक चिकन मिल चुकी थी। खैर ये सब छोड़ो, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार जो जियांग फैमिली के जो गार्ड्स हैं वो तुम्हारे अटैक के बाद यहाँ पर क्यों नहीं आए हुए हैं। जिसको देखने के बाद प्रिंसेस उससे कहने लगती है सुनने के बाद कि उन सभी को मेरे द्वारा नॉकड आउट कर दिया जा चुका था, तो डेफिनेटली सी बात है कि वो पूरी रात भर नहीं जगने वाले आज। ये सुनने के बाद एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है तुम यहाँ पर इतने छोटे से मैटर के लिए यहाँ पर आ चुकी हो। ये सुनने के बाद प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर आने के लिए किसी रीजन की क्या जरूरत है, मुझे यहाँ पर आने का मन हुआ तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। वैसे एक बात बताओ कि आखिरकार तुम किस तरीके से इस चीज को ग्रिल करते हो, ये इसकी स्मेल है वो वाकई बहुत अच्छी आ रही है और उसकी मुझे लार टपकने लगती है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं है, छोटा मोटा काम है, तुम इसे ट्राई कर सकते हो, और वो उसका धन्यवाद कहती है उसे लेने के बाद। और प्रिंसेस उससे पूछ लगती है कि आखिरकार तुम हुआजियांग सिटी में आए तो आए क्यों हो। तभी एमसी उसको समझाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने जियांग फैमिली के पैटर्न्स को जो सजेस्ट किया है कि वो यहाँ पर एक डेविल स्लेइंग कन्वेंशन को इस्तेमाल मतलब होस्ट करें। ये बात सुनने के बाद वो पैटर्न्स भी काफी ज्यादा शौक होती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार ये क्या चीज है। और एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुम डेविल स्लेइंग कन्वेंशन का यहाँ पर होल्ड करती हो तो पूरी की पूरी जो दुनिया है वो इस बात का विटनेस करेगी कि डेविल को मार दिया जा चुका है तुम्हारे द्वारा। पहली बात, तुम्हें डेविल को कैप्चर करने के लिए तुम्हारे पास वो मेरिट बनी रहेगी। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन पूरे के पूरे वर्ल्ड को इस बारे में पता हुआ है कि सबसे ज्यादा मोस्ट क्रेडिट तुम्हारी फैमिली को मिलने वाला है, जिससे कि तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने वाला बल्कि में बेनिफिट ही होगा। और सेकेंडली ये बात है कि अगर तुम्हें डेविल को मारने का क्रेडिट तुम्हें मिल जाता है तो तुम्हें किसी भी मेजर फैमिली के द्वारा ऑल टारगेट मतलब फिर से टारगेट नहीं किया जाएगा, जिससे कि तुम आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकती हो और तुम्हारा जो फ्यूचर इंटरेस्ट है और जिंदगी है फन वाली, तुम्हें उससे भी परेशानी नहीं गुजरनी पड़ेगी। और तीसरी बात यह है कि जो मेथड मैं तुम्हें सजेस्ट करने में लगा हुआ वो काफी ज्यादा डिग्निफाइड है और अपराइट है, और मेरी जो डेथ है वो पूरी दुनिया के सामने क्लियर हो जाएगी और ये इससे साफ साफ कंक्लूजन ये निकलेगा कि मैं कोई स्कैम नहीं करने में लगा हुआ हूँ। तो पैट्रिक जियांग, आप ही बताइए कि आप इस डेवलपमेंट रूट के बारे में क्या सोचती हो। जब ये सारी की सारी बात प्रिंसेस को पता चलती है तो वो उससे कहने लगती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जो फादर है उन्होंने हुआजियांग सिटी में इतने ज्यादा मॉर्निंग सुबह सुबह क्यों भेजा है किसी को यहाँ पे। लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम यहाँ पर सेक्युलेशन में अपनी जिंदगी अच्छी से गुजार सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से करने की क्या जरूरत है। तभी एमसी को समझाते हैं उससे कहने लगता है कि प्रिंसेस, इस वर्ल्ड में तुम ये बताओ कि जो कोर्ट की पावर है वो कितने समय से डिक्लाइन होने में लगी हुई है, और बताने लगता है कि एक ऐसा डेविल डिग्निफाइड, इस जनरेशन का डिग्निफाइड डेविल वो सेक्युलेशन में ऐसे रहने में लगा हुआ है, वो डिसग्रेसफुल नहीं हो जाएगी। अगर इस दुनिया को तुम बदलना चाहते हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा बवाल मचाओ, ऐसी तबाही मचाओ या ऐसा शोर मचाओ कि पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में सुने। और तुम्हें ये चीज बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है क्या? इस वर्ल्ड के जो हीरोज है वो यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करने में लगे हुए हैं और अपना बेस्ट देने में लगे हुए हैं।
तभी प्रिंसेस उसकी बात से एग्री नहीं होती और उससे कहने लगते कि भलाई मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी या फिर तुम्हारे आइडिया से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, लेकिन जो तुमने मुझे जो चिकन रोस्ट करके खिलाया है उसके लिए थोड़ी सलाह देना चाहूंगी। एक डेविल को मारने के लिए जो रेपुटेशन तुम्हें मिलने वाली है वो किसी फैमिली के हेड के बराबर होगी। अगर तुम वाकई में ये जगह छोड़ना चाहते हो तो आज तुम्हारा लास्ट मौका है, लेकिन अगर तुम कल तक यहाँ पर बने रहे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम जिंदा रहोगे और मैं तुम्हें अपने हाथों से खुद मार दूंगी, और ये मैं सच में कहने में लगी हुई हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उसका धन्यवाद कहने लगता है और दोनों के दोनों चीयर्स करने लगते हैं और इस तरीके से सुबह हो जाती है। और तभी सुबह सुबह वहां पर उसके बाकी के गार्ड्स आते हैं और पता चलता है कि वहां पर सभी के सब लोग बेहोश पड़े हुए हैं। और जैसे ही उन लोगों को होश आता है तो वो अपने सामने पैट्रिक जियांग को बताते हैं, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और वो पैट्रिक जियांग उससे कहने लगते हैं कि आखिर का जो चेन कोयरन है वो यहाँ पर कहाँ गया है और आखिर का ये पूरी पूरी जगह है वो तबाह कैसे हो रखी है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड वाली लड़की उससे कहने लगते हैं कि जो लिटिल सर्वेंट है आपका उसे मर जाना चाहिए था, कल यहाँ पर किसी के द्वारा हमें अनकॉन्शियस कर दिया गया था अटैक करने के बाद, तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी पैट्रिक कहने लगते हैं कि जल्दी से जाकर चेक करो कि आखिरकार हमें कितना ज्यादा नुकसान हुआ है और पूरी की पूरी टीम को इन्फॉर्म कर दो चेन कोयरन को हंट करने के लिए, चाहे वो जिंदा हो चाहे मरा हुआ। और जैसे ही वो ऑर्डर देती है तो हमारे एमसी वहां पर पीछे से कहने लगता है आगे से आने के बाद कि आखिरकार जो पैट्रिक जियांग है उसे किस चीज से इतना गुस्सा आने में लगा हुआ है। तुम जो कि इतनी ज्यादा जेंटल दिखने में लगी हुई हो लेकिन अनएक्सपेक्टेडली तुम इस तरीके की बंदी हो सोचा नहीं था। और माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, कि कल मुझे रेस्क्यू करने के लिए कोई बंदा यहाँ पर आया था और मैंने उस बंदे को ऑलरेडी वापस भेज दिया है। और उससे पूछे लगता है कि जो डेविल स्लेइंग कन्वेंशन है वो क्या रेडी है, तैयार है, चलो हम लोग अपना मैच स्टार्ट करते हैं। और उसके पास सिर्फ 18 घंटे बचे हुए हैं। तभी पैट्रिक जियांग मुस्कुराते उससे कहने लगते कि ऑफकोर्स सी बात है, अगर ऐसी बात है तो पैट्रिक चैन आप मुझे फॉलो कीजिए इस तरफ। और जिस तरीके से तैयार होकर आई हुई होती है उसको देखकर तो ऐसा लगने में लगा हुआ है जैसे कि वो हमारे एमसी को पटाने वटाने के लिए आई हुई हो, है ना। और गाइस इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ मैं इस एपिसोड की पहले पार्ट को यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज का पहला पार्ट पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मुझे बताना कमेंट करके कि किसी ने इसको एक्सप्लेन कर रखा है और कर रखा है तो कितना एक्सप्लेन कर रखा है, मुझे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये तो गाइस आपको ही बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। और भाई यही बताना कि आपको ये सीरीज आखिरकार लगी तो लगी कैसे, अगर अच्छी लगी हो ना तो फीडबैक में कमेंट में जरूर देना अपना फीडबैक अच्छा सा, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और गाइस हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा कम तेजी से बढ़ने में लगे हुए हैं यार। आप लोग प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जो टारगेट है सब्सक्रिप्शन का वो कंप्लीट हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे और सजेस्ट भी कर सकते हो जो सीरीज किसी ने एक्सप्लेन नहीं की हुई है, और कम से कम उसके 50 चैप्टर्स तो होने ही चाहिए, लेकिन 50 चैप्टर्स तो होने चाहिए जो आप सजेस्ट करने में लगे हो सीरीज मुझे, ताकि उसे एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है गाइस, अगर आपके पास ऐसा कोई सजेशन है या फिर कोई कमेंट है या फिर कोई रिकमेंडेशन है क्या करना चाहिए चेंजेस, तो आप मुझे बता दीजिएगा। और गाइस जो भी अभी तक देख रहा है तो अगर किसी के पास बैकग्राउंड सॉन्ग हो बजाने के लिए जो कि नॉन कॉपीराइट हो इसमें लगाने के लिए वीडियोस में, तो गाइस आप लोग मुझे रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो नहीं मिल रहा है कोई अच्छा सा बैकग्राउंड सिंग जाकर बैकग्राउंड सॉन्ग, तो आप लोग रिकमेंड जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट। जो भी मेरी वीडियो तो लास्ट तक देख रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, वो भी सही बोल रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।